हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पछतावा। किसी काम के नहीं हो तुम, ऐसा है अभी निकल जाओ इस घर से। पति देव के कटु वचन अंगारे बरसा रहे थे। मैं उन्हें ठगी हुई नज़रों से देखती रह गई। आखिर कसूर क्या था मेरा? बेटी के रूखे बालों को देख उनमें थोड़ा तेल लगाने को कह दिया। उसके ना कहने पर बस माँ के अधिकार शक्ति का प्रयोग किया तो उसने अपने पिता से रो रो कर मेरी शिकायत कर दी। उनका नादिरशाही फरमान मेरे मन को घायल कर चुका था। किशोर बेटी जो मेरी परछाई थी, उसे तो मेरे मातृत्व की सावधानियां शत्रु बनाई ही थी, लेकिन मेरे जीवन साथी उसने भी मेरी भावनाओं पर गर्म तेल की बारिश कर दी हो। मन भरा था और गला भी रूंधा हुआ था। सबको खिलाने के बाद रसोई घर में काम निपटाने लगी, पर किसी ने मेरी भूख या तकलीफ पर ध्यान ना दिया और सो गए। आखिर किसके लिए जिंदा हूँ मैं? किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और फूट फूट कर रोने लगी। मन इतना व्यथित था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हार कर छत पर आ गई। फिर नीचे सड़क पर झांका, ये सोचते हुए कि निकल जाऊंगी इन सब की ज़िंदगी से, तब शायद मेरी अहमियत पता चलेगी। आंखें मूंदी और नीचे छलांग लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी ने मुझे रोक लिया। मैंने पतिदेव को समझ भाव खाते हुए पीछे पलटकर देखा तो वो एक 6 फुट लंबा काला साया था और मेरी घिघी बंध चुकी थी। मरने वाली को अब मौत का डर लग रहा था। तभी उसकी भारी भरकम आवाज़ गूंजी, मरना क्यों चाहती हो तुम कौन हो? मैंने मरी सी आवाज़ में पूछा। मेरा नाम झूमा चुड़ैल है, मैं यहाँ टाइम पास के लिए आई थी, उसने बताया। मैंने कहा, चुड़ैल? हाँ बहन, उसने लंबी सांस लेकर कहा। थी तो मैं बहुत गुस्से में, पर जब एक चुड़ैल ने मुझे बहन कह दिया तो उसके अंदर मुझे सासू जी का अक्स दिखने लगा। अगर चुड़ैल बहन बोल दे तो दिल पर क्या बीतती है ये कैसे बताऊँ? शक्ल देखी है अपनी? मुझसे बराबरी करेगी? अपने उल्टे पैर देख पहले। मैंने अपने पेडिक्योर किए पैरों पर लगे लेटेस्ट नेल पॉलिश के सेट को देखकर सोचा और उसे तुरंत ही पता चल गई। उसने मेरे मन की बात ज्यों की त्यों मेरे मुंह पर दे मारी। मैंने नीचे भागने की सोची, पर पैर जैसे डर से जकड़ से गए। फिर उसने मुझसे बड़ी नारीमयत से पूछा, तुम जान देना क्यों चाहती हो? इंसान का जन्म बड़ा सहज नहीं, बड़ा दुख है इंसान के जन्म में, ऊपर से औरतों का। मैंने उसे पूरी बात बताकर रोते हुए कहा। उसने मुझे सातवां ना देने के प्रयास में अपने गले लगाया, पर उसका तो शरीर था ही नहीं। उसके शरीर से आर पार होकर मेरी नुकीली नाक और चौड़ा माथा दीवार की टक्कर से घायल हो गई। ओह की आवाज़ निकली। बस इसी बूते पर मरने चली थी, उसने मजाक उड़ाने के स्वर में कहा। मैं चोट खाने के बाद अपनी खोपड़ी के चारों तरफ नाचते तारों के दर्शन में व्यस्त थी। आज ही मेरा बूथ फ्रेंड से ब्रेकअप हुआ। मैं तो मर भी नहीं सकती, एक बार आत्महत्या करके उसके मज़े अभी तक भोग रही हूँ। झूमा चुड़ैल ने मायूसी से कहा। क्या बूथ फ्रेंड? मैंने अकबका कर कहा। हाँ, हमारे फ्रेंड भी होते हैं और पार्लर भी। एक दूसरी चुड़ैल के हेयर स्टाइल और मेकअप को कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा जलील किया उसने। वो रोते हुए बोली, पर इसका मेरी आत्महत्या से क्या लेना देना? तुम मेरा खून पीकर ख़त्म कर दो मुझे, मैंने उसे जोर देते हुए कहा। इस पर उसने एक डिवाइस हाथ में निकालकर मुझे मेरी काल्पनिक मौत दिखाई। मैं अपने शरीर की नाकदरी देखकर तो घबराई, अपनी माँ, सास, पति और बच्चों को खुद के लिए रोते देख सहम गई। झूमा ने मेरे चेहरे के आते जाते भाव देखकर कहा, ये तो कुछ नहीं, भूत बनने में बहुत खिटपिट है रे बाबा। बहुत सारे नुकसान भी है, पर मुझे आज अपने पति से बदला लेना है, अपनी बेइज्जती का जो उन्होंने बच्चों के सामने की थी मेरी। तुम मेरा खून पीकर मुझे ख़त्म कर दो। इस पर झूमा ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो, जहाँ सुई से काम चल जाए वहाँ तलवार की क्या ज़रूरत? कभी मैं भी एक इंसान थी, आज बस पछतावा हाथ लगा मुझे। मतलब? मैंने हैरानी से कहा। मैं तुम्हें एक दिन के लिए अदृश्य कर सकती हूँ, उसने राज भरे स्वर में कहा। क्या? फिर वापस ठीक कर दोगी? हाँ,
शाम तक तुम नॉर्मल हो जाओगी। तब तक तुम्हें मेरी ज़िंदगी के नुकसान के बारे में भी पता चल जाएगा। और मैंने झुमा की बात पर सहमति जता दी और खुशी खुशी सोने चली गई। झुमा मेरे साथ ही थी। सुबह अलार्म की आवाज़ पर घर वालों की घबराहट भारी थी। मेरी खोजबीन युद्ध स्तर पर थी। पतिदेव की बनाई चाय लेने में रसोई घर में घुसी तो कप को हवा में तैरता देख सासू जी की माला उनके हाथ से छूट गई। झुमा को भी बहुत हंसी आई। किसी तरह पतिदेव रसोई घर में हिम्मत कर दोबारा चाय बनाने आए तो पाया शक्कर ख़त्म थी। तो मैंने पाया, अरे इसमें तो मेरे पूरे 2000 के 20 नोट छुपाए थे। फुर्ती से उन्हें धक्का मारकर डिब्बा छीनकर भागी और खुद को स्टोर रूम को अंदर से बंद कर लिया। घर आज गंदा पड़ा था। मेरे हाथ झाड़ू लगाने को मचले पर झुमा ने कहा, तुम बात बिगाड़ दोगी क्योंकि तुम अदृश्य हो। आज पूरे दिन आराम करो और मजे लो। मैं आज मस्ती से सबके पीछे खड़ी सबके फ़ोन के पासवर्ड देख रही थी। मेरी तलाश की फिक्र और पतिदेव का रुआंसी शकल अब मुझे शांति नहीं दे रही थी। उन्होंने किसी तरह बर्तन धोकर खाना बनाने की सोची पर उन्हें बाहर से मंगवाना सहज लगा, सो ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर आते ही सबको इधर उधर देख एक पिज्ज़ा मैं तेज़ी से उठाकर भाग गई, पर और सबसे खाया ना गया। मेरी खोज में सब थक गए। बेटी की कोचिंग जाते समय मैं और झुमा भी उसके साथ ऑटो रिक्शा में बैठ गई और उसमें 2 मजनुओं को भी पीट दिया। बेटी जब पानी पूरी खा रही थी तो एक चुपके से मैंने भी खा ली। बस झुमा भरी हुई आंखों से ये सब देख रही थी। घर आकर सोचा गली में ही टहल लेती हूँ तो निर्मल सब्जी वाला दिखाई पड़ा। उसके ठेले से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। आज तो सब्जी भी नहीं खरीद सकती थी, मगर जिस सब्जी वाले को मैं महंगा देते हो कहकर झिड़क देती थी वो अपने बच्चे की गंभीर बीमारी की हालत में भी काम पर निकला था। और मैं आज सबक ले रही थी कि गरीब से ज़्यादा मूल भाव उचित नहीं। तब तक नज़र घर के अंदर जाती पड़ोसन पर पड़ी। माँ जी बेहाल पति राजीव के गले में सुबह की चाय के बाद कुछ ना उतरा था। बच्चे पूजा घर में दिया जलाए मेरी वापसी की कामना कर रहे थे। मेरे प्यार से सजाया घर बेजान लग रहा था। इस घर की जान तो मुझसे ही है। बेडरूम में गई तो पाया पतिदेव मेरी शादी की फ़ोटो को मायूसी से देख रहे थे। तब तक पुलिस मेरे बारे में पूछने आई और उसने मेरे गायब होने का पहला शक मेरे पतिदेव और वृद्ध सास पर ही जताया। वो लाचारी से अपने बेगुनाह होने के बारे में बता रहे थे और पुलिस उनकी हर दलील को नकार रही थी। मैं अब और बर्दाश्त न कर पाई। वैसे भी झुमा की शक्ति सूर्यास्त के बाद ही डिएक्टिव होती, तभी मैं सबको दिख पाती। सो आंसू पहुँचकर बाहर आ गई। अब अपने घर वालों की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे वापस नॉर्मल कर दो, मैंने झुमा से गिड़गिड़ाते हुए कहा। सब बेकार है, झुमा ने हिकारत से देखकर कहा। अभी तो तुम सिर्फ अदृश्य हो। अगर कोई गलत कदम उठा लेती तो कितना पछताती। जब तुम गोलगप्पे पिज्ज़ा खा रही थी मैं सिर्फ उन्हें सोच सकती थी तुम्हारे लौटने की आस है। तुम्हारे घर वालों को और मुझसे कोई उम्मीद नहीं। जिंदगी बहुत हसीन होती है, ये जीने के लिए ना कि खोने के लिए। तुम्हारी वापसी के आस में भगवान के आगे दिए जगह हैं। मेरा परिवार मेरे डर से ताबीज़ पहनता है। मैं मंत्र मुग्ध सी उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने उससे कहा, बहन अब नॉर्मल कर दो मुझे, ज़रूर, बस 10 मिनट का समय लगेगा, पर वादा करो कि कभी कभी मेरे बच्चों को भी अपनी ममता की छाँव दे दोगी। इस मदद के बदले ज़रूर, मैंने आश्वासन देते कहा। और थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो चुकी थी। ये लो चुड़ैल मंत्र, उसने शरारत से कहा। चुड़ैल मंत्र? मैंने आंखें फैलाकर कहा। हाँ, चुड़ैल का इलाज ताबीज़ है, पर पत्नी का कोई इलाज नहीं। तो जिंदा रहकर पति को सताओ ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये डिजाइनर साड़ी जेवर सौता नहीं पहनती कि नहीं? सो तो है, मैंने लंबी सांस लेकर कहा। तब तक सामने से राजीव छत पर मुझे खोजते परेशान दिखी और मुझे एक देखकर ये कहकर रो पड़े, कहाँ चली गई थी तुम? और मैंने अपने सूजे चेहरे को दिखाकर कहा, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हकीकत तो बस मुझे और जुमा को मालूम थी कि ये चोट एक चुड़ैल के गले लगने का नतीजा थी। नीचे पहुंची तो मेरा स्वागत सत्कार मुझे ही हजम नहीं हो रहा था, पर जुमा ने चुड़ैल होकर भी जिंदगी के मायने सिखा दिए।
क्रोध पर जिंदगी हमेशा भारी होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।